हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वांटेड अली का अगला भाग। इस तरह किसी की कई बातों पर मैं यकीन नहीं करता। आपको काजिया साहब पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने अपना जीवन संगठन की सेवा पर लगा दिया। और 30 करोड़ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये झूठ है जनाब। पठान अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम जो भी बात कहोगे काजिया के हक में ही कहोगे। मैं सच कह रहा। काजिया ने यूसुफ खान को गोली मार दी। जिस गवाह को पेश किया उसने वो मुकर गया। अगले दिन काजिया की गोली से शरीफ खान की जान गई। और शरीफ खान काजिया पर गोली चलाने जा रहा था। उस्मान भाई और बुखारी से पूछ लीजिए, शरीफ खान क्यों गोली मार रहा था काजिया को? पठान फौरन कुछ नहीं कह सका। क्या तुम्हें लगता है कि शरीफ खान के दिमाग में कुछ खराबी थी? ये बात तो नहीं, पर बात पूरी कर पठान। तब रहमान ने कहा था कि शरीफ खान को यूसुफ खान के मारे जाने का दुख था। शरीफ खान को यकीन नहीं था कि यूसुफ खान गद्दार रहा होगा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में? यूसुफ खान क्या सच में गद्दार था? रहमान ने कहा और काजिया ने यूसुफ खान को शूट कर दिया। कितनी बकवास बात है। फितरत अली हंसकर कह उठा। अब वही रहमान कह रहा है कि काजिया 30 करोड़ किसी से लेकर कैंप को तबाह कर रहा है, तो तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते? जनाब, तब रहमान ने कहा था कि यूसुफ खान कल हमला कराकर काजिया साहब की जान लेने की चेष्टा करेगा, और हमला हो गया। ऐसे में काजिया को रहमान की बात का विश्वास करके यूसुफ खान को गोली मार देनी पड़ी। तुम खाई में फेंक दिए जाने के काबिल हो चुके हो पठान। फितरत अली ने कमीनी मुस्कान के साथ कहा। एक तरफ तुम कहते हो कि मैं रहमान पर विश्वास ना करूं, और कभी कहते हो कि रहमान की बात पर विश्वास करूं। काजिया के हक में जहां तक रहमान ने कहा, वहां तक मैं रहमान की बात का भरोसा कर लूं, यही ना? पठान खामोश रहा। परवेज आगे बढ़ा और पठान की बाह पकड़कर कह उठा, खाई में फेंक दूं इसे? पठान हक्का बक्का रह गया। रहने दो। ऐसा करके संगठन को कोई फायदा नहीं होगा। मैं संगठन का वफादार हूं जनाब। पठान अपनी बाह छुड़ाता कह उठा। जाओ अपने काम पूरे करो। पठान चला गया। फितरत अली उस मकान में पहुंचा। साथ में परवेज, अकरम, मोहम्मद और सुल्तान भी थे। चारों बेहद सतर्क थे, जबकि फितरत अली दिखाने को लापरवाह सा बना हुआ था। उस मकान के बाहर पहरे पर गनमैन मौजूद थे। फितरत अली को देखते ही सतर्क हो गए और उसे सलाम मारने लगे। फितरत अली ने उस मकान में प्रवेश किया। मोहम्मद और अकरम दरवाजे के बाहर ही गने थामे खड़े हो गए। परवेज और सुल्तान फितरत अली के साथ भीतर गए। पहले कमरे में ही जोरा खानम मिली। वो बच्चे के साथ बातें कर रही थी। फितरत अली को सामने पाकर वो थमसी गई और उसे देखने लगी। फितरत अली उसे देखते ही मुस्कुरा पड़ा। तुम काजिया की बीवी हो? मैंने तुम्हें एक बार पहले भी देखा था, फितरत अली बोला। जोरा खानम उसे देखती रही। बच्चा बहुत सुंदर है। फितरत अली ने आगे बढ़कर बच्चे के गाल को छुआ। काजिया का ही है ना? जोरा खानम खामोश सी उसे देखती रही। फितरत अली हौले से हंसा, फिर क्या उठा। तुम्हारे शौहर ने ठीक नहीं किया संगठन के खिलाफ चलकर। 30 करोड़ में कैंप को तबाह कर रहा था। जोरा खानम चुप। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सच में काजिया ने ऐसा किया? उसने तुमसे कोई कोई तो बात की होगी। मुझसे कोई बात नहीं की। तुम्हें लगता है कि काजिया ने ऐसा किया जैसा रहमान कहता है? पता नहीं। दोनों में से तुम्हें कौन सच्चा लगता है? जोरा खानम ने कुछ नहीं कहा। फितरत अली उसे देखता रहा। जवाब दो। दोनों में से तुम्हें कौन सच्चा लगता है? फितरत अली ने पुनः पूछा। मैं जो जवाब दूंगी क्या तुम उसे सच मानोगे? जोरा खानम बोली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्यों पूछते हो? अपने लिए, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। मेरे से सवाल मत पूछो। उन दोनों में से किसी को सच्चा झूठा साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? जोरा खानम चुप रही। फितरत अली ने पुनः अपना सवाल दोहराया, लेकिन जोरा खानम कुछ नहीं बोली। ये तो नखरे बहुत दिखाती है, फितरत अली ने कहा और आगे बढ़कर दूसरे कमरे पर पहुंचा। कमरे के बाहर दो गनमैन खड़े थे। परवेज और सुल्तान उसके साथ थे। भीतर कौन है? फितरत अली ने उनसे पूछा। जनाब, भीतर रहमान है। खोलो। उन दोनों ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। फितरत अली ने भीतर प्रवेश किया। सुल्तान और परवेज साथ ही थे। सामने कुर्सी पर देवराज चौहान बैठा था। शांत चेहरा, तनाव के कोई लक्षण नहीं। तीनों को देखने के बाद उसकी नज़रें फितरत अली पर जा टिकी। कमरे का दरवाज़ा पुनः बंद हो गया था। मुस्कुराकर देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखते हुए फितरत अली ने कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। कमरे के कोने में स्टूल पड़ा था। सुल्तान उसी पर जा बैठा। परवेज गन थामे कमरे में एक तरफ खड़ा हो गया। मुझे पहचानते हो? फितरत अली ने पूछा। नहीं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। फितरत अली कहते हैं मुझे। ओह जनाब, आप? देवराज चौहान तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने आपका नाम सुन रखा है। बैठ जाओ रहमान, फितरत अली प्यार से बोला। रहमान खुशी भरे ढंग से बैठ गया। सुना है तुम पहले फौज में थे? जी जी जनाब। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कारगिल युद्ध में भी मैं था। फिर फौज क्यों छोड़ दी? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और कह उठा। मैं तब बॉर्डर पर तैनात था जनाब। देवराज चौहान के सर में गुस्सा आ गया। देश की सेवा कर रहा था उधर इस्लामाबाद में।
मेरे पड़ोस में कुछ बदमाश आ छिपे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ घेरा डाल दिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। मेरे बेवकूफ़ दोनों बेटे उत्सुकतावश नादानी में खिड़की से बाहर झाँक कर नज़ारा कर रहे थे कि पुलिस की 2 गोलियां उन्हें लगी और वो मर गए। सुनकर दुख हुआ, जबकि फितरत अली मुस्कुरा रहा था। मेरा दिल टूट गया जनाब। मैंने फ़ौज की नौकरी छोड़ दी और अपनी बीवी के पास आ गया। 2 बेटों को खो देने के गम में वो परेशान रहने लगी थी। उसे मेरी ज़रूरत थी। मैंने ऑटो खरीदा फ़ौज से मिले पैसों से और उसी से ही अपना खर्चा चलाने लगा। 3-4 साल ऐसे ही बीते कि एक दिन कुछ लोगों ने मेरा ऑटो जला दिया। मैं उन्हें जानता था। वो पुलिस के पास गया रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। मेरे जूते घिस गए थाने के चक्कर काटते काटते, परंतु किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं थी। मन खट्टा हो गया जनाब। यहाँ इंसाफ मिलना आसान नहीं। साथ ही तब मुझे लगा कि मैंने अपनी बीवी को ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया। ज़िंदगी का सुख चैन नहीं मिला उसे। 2 बच्चे थे पर वो भी नहीं रहे। मेरे पास ज़िंदगी बिताने के लिए कोई मकसद नहीं था। मकसद ना हो तो ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है। जीने में भी मन नहीं लगता। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद तैयार किया कि मैं अपनी बीवी को जीवन का हर सुख चैन दूंगा। इसके लिए पैसा कमाऊंगा और मैं यहाँ संगठन में भर्ती होने आ गया ताकि काम करके बहुत सा पैसा कमा सकूं। परंतु यहाँ भी अब मन नहीं लग रहा जनाब। सच बोलो तो यहाँ कमरे में बंद कर दिया। देवराज चौंद दुखी स्वर में बोला। मुस्कुराता हुआ फितरत अली उसे देख रहा था। तो तुमने सच बोला? हाँ। मैंने तो सुना है कि सब तुम्हें झूठा कह रहे हैं। वो खुद झूठे हैं जनाब। देवराज चौंद गुस्से में कह उठा। अच्छा मुझे बताओ कि क्या हुआ था? फितरत अली ने सिर हिलाकर पूछा। जनाब मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मैं सूसू करने के लिए टेंट से निकला और पेड़ों की तरफ बढ़ गया। कैंप में शांति थी, सब नींद में थे। 1-2 पहरेदार मुझे दिखे। ठंडक सी लग रही थी मुझे। मैं जल्दी से कुछ हटकर पेड़ों के पास पहुंचा और सूसू करने जा ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि 10-15 कदमों की दूरी पर से आ रही थी। उस आवाज़ को मैं नहीं पहचानता था, परंतु दूसरी आवाज़ को मैं पहचानता था। वो जनाब काजिया साहब की आवाज़ थी। मैं तो उनकी बातें सुनकर सन्न रह गया था जनाब। मुझे बताओ कि वो क्या बात कर रहे थे? फितरत अली बोला। देवराज चौहान ने जो बातचीत बताई वो इस प्रकार थी। तुमने जहाँ कहा था वहाँ पर हमने 30 करोड़ पहुँचा दिया है। मुझे मुझे कैसे पता चले कि तुम सही कह रहे हो? काजिया बोला। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम झूठ कहेंगे? काजिया ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल खामोशी रही। तुमने मेरे आदमी को दिए पैसे? हाँ। तुमने हमें जो पता बताया था वहाँ। पहले पता बोलो, क्या बताया था? काजिया ने कहा। जवाब में उसने मुजफ्फराबाद का पता बताया। इस पते पर हमें अलादीन नाम का आदमी मिला। ये नाम तुमने हमें पहले ही बता दिया था। अपनी तसल्ली कर लेने के बाद हमने 30 करोड़ उसके हवाले कर दिए। ये कब की बात है? आज दोपहर की। क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर नहीं है? नहीं। मैं अलादीन को फ़ोन करके देखता हूँ। मैं इस बारे में तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा आदमी पैसे लेकर भाग गया तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा। हमें अपना काम पूरा चाहिए। काजिया ने फ़ोन पर बात की। अलादीन, मैं काजिया बोल। उधर से आने वाली आवाज़ वो सुनता रहा। फिर काजिया ने फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है। काजिया फ़ोन जेब में रखता उस व्यक्ति से क्या उठा। पैसे पहुँच गए हैं। मैंने तुम्हारी तसल्ली करा दी, अब तुम मेरी तसल्ली कराओ। मुझे भी वापस जाकर अपने संगठन को जवाब देना है। ये बताना है कि उनका दिया 30 करोड़ बेकार नहीं जा रहा। उसके बदले हमारा काम हो रहा है। तुम कब तक इस कैम को तबाह कर दोगे? महीना भर तो लग ही जाएगा। मैंने इस ढंग से काम करना है कि अपने को दूसरों की नज़रों से बचा कर रखूँ। किसी को ये शक ना हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। वैसे कुछ दिन पहले से ही मैंने तैयारी शुरू कर रखी है। 30 करोड़ लिया है मैंने इस कैम को तबाह करने के लिए, तो काम क्यों नहीं करूँगा? नहीं करूँगा तो तुम लोग मुझे मार दोगे। ये तो हो गई। मैं इस कैंप को तबाह कर दूंगा, निश्चिंत रहो। कैंप में मेरे कई विश्वासी आदमी हैं जो मेरे इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। कल तुम खुद ही देख लोगे कि कैंप में क्या होता है। क्या होगा मुझे बताओ? कल कैंप पर हमला होगा जो कि मेरे आदमी ही बाहर से करेंगे। ऐसा क्यों? मुझे पहले ये साबित करना है कि कुछ लोग हमारे कैंप को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसी आड़ में मैं अपना काम करूंगा। समझ गया। परंतु मेरे संगठन वाले चाहते हैं कि यूसुफ खान, अब्दुल मंजीद, जहीर चांदीवाला और शरीफ खान को भी खत्म किया जाए। ये सब लोग तुम्हारे संगठन के पुराने वफादार लोग हैं। इनके मरने से संगठन हिल जाएगा। मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। हमसे कोई चालाकी मत करना, वरना मैं ईमानदारी से तुम लोगों का साथ दे रहा हूँ। काजिया बोला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने संगठन से गद्दारी करने को तैयार कैसे हो गए। वजह मत पूछो, अपने काम से मतलब रखो। तुम अब दोबारा चोरी छिपे मेरे पास मत आना। किसी ने देख लिया तो तुम्हें गोली मार देंगे। फ़ोन पर मेरे से बात किया करो, काजिया ने कहा। तुम हमारा काम अच्छी तरह से निपटा दोगे तो बाद में हमारे संगठन में आ जाना। ऐसा करूँगा तो अली मुझे मार देगा। वो ये सहन नहीं करेगा कि मैं किसी दूसरे संगठन में जाऊँ। वो तुम्हारी मर्जी। अब हमारा काम करके दिखाओ। इतना बताने के बाद देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और क्या उठा। वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया जनाब। मेरी तो हवा खुश्क हुई पड़ी थी कि फिर तुमने क्या किया? मैंने क्या करना है? डर से मेरी टांगें काँप रही थी, क्योंकि जो मैंने सुना वो मेरे होश उड़ाने के लिए बहुत था। घबराए से मैंने पलटना चाहा कि तभी मेरे पाँव झाड़ियों से उलझ गए और काजियों को मेरे वहाँ होने की आहट मिल गई। वो वक्त मेरे लिए बहुत बुरा था जनाब। फिर क्या हुआ? फितरत अली ने पूछा।
जनाब, काजिया मेरे पास आ पहुंचे और फिर देवराज चौहान ने जो बताया वो इस प्रकार था। काजिया फौरन मेरे पास आ पहुंचा और हैरानी से अंधेरे में मुझे घूरने लगा, क्योंकि उसने तो सोचा था कि यहाँ पर कोई नहीं है। उसने अपनी बात करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढी थी, परंतु उसे वहाँ मैं मिल गया। तुम रहमान के होठों से अजीब सा स्वर निकला। तुम रहमान हो? देवराज चौहान उसे देखता रहा, घबराया सा। तुम कब से यहाँ पर हो? मैं सुसु करने आया। मैंने पूछा कि तुम कब से यहाँ हो? गुर्रा उठा काजिया। जनाब, मैं तुमने मेरी बातें सुनी? देवराज चौहान के होठों से कुछ नहीं निकला। जवाब दो। काजिया ने दांत पीसे। तुमने मेरी बातें सुनी? हाँ जनाब। क्या सुना? सब सुना। तो तुमने सब सुना? काजिया ने कठोर स्वर में कहा और रिवॉल्वर निकालकर देवराज चौहान की छाती पर रख दी। मुझे मत मारिए जनाब, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। काजिया उसकी छाती पर रिवॉल्वर रखे रहा। मैं तब डर से कांप रहा था कि वो मुझे गोली मार देगा। देवराज चौहान ने फितरत अली को देखकर कहा, सच बात तो ये है कि उसे गोली मार देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उसका असली चेहरा देख चुका था। परंतु कुछ पलों के बाद उसने रिवॉल्वर को छाती से हटा लिया। मैं समझ नहीं पाया कि उसके इरादे क्या हैं। फितरत अली की शांत निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। सुल्तान परवेज भी उसकी बातें सुन रहे थे। तो तुम मरना नहीं चाहते? बोला काजिया। नहीं जनाब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। देवराज चौहान ने घबराए स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम जान गए हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ सकता हूँ, मेरे साथी बन जाओ। यहाँ पर मेरे और भी कई साथी हैं, तुम्हें मेरे साथ मिलकर चलना होगा। हाँ जनाब, मैं आपके साथ हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, देवराज चौहान ने जल्दी से कहा। अगर तुमने मेरे से धोखा किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं धोखा नहीं करूँगा, मैं आपके गुलाम की तरह रहूँगा। आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। रिवॉल्वर हाथ में थामे काजिया कई पल वहीं पर सोच भरे अंदाज में टहलने लगा। देवराज चौहान भय भरी निगाहों से उसे देखता रहा। 2 मिनट बाद काजिया ठिठक कर देवराज चौहान को देखता क्या उठा। तुमने क्या सुना, मुझे बताओ। मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ जनाब, मैं तो जो तुमने सुना वो मुझे बताओ, काजिया ने दांत भींच कर कहा। वो जनाब, मैंने सुना कि आप 30 करोड़ रुपया लेकर इस कैंप को तबाह करने जा। बस, मैं समझ गया कि तुम सब जानते हो। काजिया हाथ उठाकर क्या उठा। मैं जान बख्शी के साथ तुम्हें 1 करोड़ भी दूंगा अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे कहने पर चलते रहो। हुक्म दीजिए जनाब। अब तुमने सबसे ये कहना है कि तुमने यूसुफ खान को बातें करते सुना। यूसुफ खान मुझे मारकर कैंप का बड़ा बन जाना चाहता है। वो काजिया को मारने वाला है। इसी सिलसिले में कल यूसुफ खान कैंप पर हमला करवाएगा ताकि भगदड़ के मौके पर वो काजिया को मार सके। समझ गया जनाब। ये बातें यूसुफ खान फ़ोन पर किसी से कह रहा था। तुमने सुन ली। देवराज चौहान ने तुरंत सिर हिलाया। मेरा साथ दोगे तो काम खत्म होते तुम्हें 1 करोड़ रुपया भी दूंगा। जी। इतना बताकर देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और फितरत अली को देखा। फिर तुमने क्या किया? फितरत अली ने पूछा। जनाब, मैं तो मुसीबत में फंस चुका था कि ये बात कहूँ तो किसे कहूँ। काजिया साहब यहाँ के बड़े हैं, भला मेरी बात पर कोई यकीन ही कैसे करता? उल्टे मुझे ही मार दिया जाता। देवराज चौहान ने परेशान स्वर में कहा। काजिया साहब से दुश्मनी मोल लेकर मैं जिंदा कैसे रह सकता था? काजिया तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे रहा था, फितरत अली बोला। जी जनाब। तो उसका साथ देते? किसी से ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी? जनाब, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु धोखेबाजी वाला काम नहीं कर सकता। इस संगठन का बड़ा नाम सुना मैंने, बड़े बड़े किस्से सुने। मैं बड़ी आशा के साथ इस संगठन में भर्ती होने आया था। अब मुझे पता लगा कि इस कैंप को चलाने वाला ही कैंप को 30 करोड़ में तबाह कर रहा है, तो मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ? आप यकीन नहीं करेंगे कि उस रात के बाद मैं ठीक से नींद भी नहीं ले पाया। देवराज चौहान परेशान स्वर में कहे जा रहा था। अगले दिन कैंप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया तो मेरी आत्मा रो पड़ी जनाब, इसलिए कि सब कुछ जानते हुए भी संगठन के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। हमले के बाद उस्मान भाई और बुखारी साहब जब कैंप पर आए तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि उन्हें सब कुछ कह दूंगा, क्योंकि वो काजिया के बड़े ओहदेदार हैं। जब मैं कैंप में भर्ती हुआ तब उन दोनों से मिला था और मौका मिलते ही मैंने सब कुछ बता दिया उन दोनों को। ये बात जब काजिया को पता चली तो वो मेरा दुश्मन बन गया। जनाब, मैंने तो ईमानदारी से सब कुछ किया, फिर मुझे इस तरह कैद में क्यों रख दिया गया? मेरा कसूर क्या है? तुम कैद में नहीं हो, फितरत अली मुस्कुराया। मुझे इस कमरे में बंद कर रखा है। नहीं, ये सब कुछ सिर्फ मेरे आने के इंतज़ार में था। अब तुम आज़ाद हो, कैंप में कहीं भी आ जा सकते हो। सच जनाब? देवराज चौहान खुश हो गया। तुमने जो कहा वो सब मैंने सुना, समझा। जी जनाब। तुमने जो कहा उसे सच साबित करने के लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? क्यों, आपको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? देवराज चौहान के होठों से निकला। ये बात नहीं, फितरत अली मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन अपने सच को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? मेरे पास क्या होगा जनाब? फौजी कभी झूठ नहीं बोलता। फौजी जो कहता है सच कहता है, देवराज चौहान बोला। मतलब कि तुम्हारे पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ नहीं है। जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। एक बात कहूँ जनाब? कहो। काजिया चुप बैठने वाला नहीं है। वो कैसे?
काजिया मेरे को बता चुका है कि कैंप में उसके कई साथी हैं जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो काजिया के इशारे पर कुछ भी कर देंगे। मुझे तो डर लग रहा है वो मुझे मार देंगे। एक मेहरबानी कीजिए मुझ पर। कहो, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं वापस इस्लामाबाद चला जाऊँगा। अभी तुम कहीं नहीं जा सकते। कैंप में तुम कहीं भी आ जा सकते हो। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। तुमने सुना कि काजिया को दिए गए 30 करोड़ अलादीन तक पहुँचाए गए? अलादीन ने पैसों को कहीं और पहुँचाया? जी जनाब, मैंने यही सुना। अलादीन का पता फिर बताना। देवराज चौहान ने अलादीन का पता पुनः बताया। फितरत अली कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम कैदी नहीं हो, परंतु कैंप से बाहर नहीं जाओगे। तो मैं क्या करूँगा? कोई काम? अभी तुम्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस मामले का फैसला नहीं हो जाता। अब मैं काजिया से बात करूँगा। वो तो जो कहेगा झूठी कहेगा जनाब। फितरत अली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, जाओ, तुम कैंप में जाओ। देवराज चौहान कमरे से बाहर निकल गया। फितरत अली ने सुल्तान और परवेज से कहा, तुमने सुनी रहमान की बातें? जी जनाब। क्या लगा? यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते, सुल्तान ने कहा। हमारे पास अलादीन का पता है। उसे 30 करोड़ दिए गए थे और उसने काजिया के कहने पर पैसा कहीं पहुंचाया था। इस सच को जानने के लिए हम अलादीन को पकड़ सकते हैं, परवेज ने कहा। यही मैं कहने वाला था। तुम दोनों अपने साथ कुछ और आदमी ले जाओ। अलादीन उसी पते पर होगा या जहाँ भी हो, उसे पकड़ कर लाओ। फितरत अली शांत स्वर में कह उठा, इस काम के लिए हमें मत भेजिए। हमारा आपके पास रहना ज़रूरी है। रहमान का कहना है कि काजिया के वफादार कैंप में मौजूद हैं। वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। काजिया के वफादार कैंप में हैं तो तभी तुम दोनों को इस काम के लिए भेज रहा हूँ, बेवकूफ़ों। अलादीन को लाने की अपेक्षा वो उसे गोली भी मार सकते हैं। समझ गए जनाब? सुल्तान के होठों से निकला। तुम दोनों जाओ और अकरम मोहम्मद को मेरे पास भेज दो। वो दोनों कमरे से निकल गए। फ़ौरन ही बाहर खड़े अकरम और मोहम्मद फितरत अली के पास आ गए। वे तीनों कमरे से निकले और बाहर खड़े पहरेदारों से पूछा, काजिया कहाँ पर है? उस कमरे में जनाब, एक गनमैन ने कहा। कुछ दूरी पर नजर आ रहे कमरे की तरफ इशारा किया। ठीक है, यहाँ भीतर है, पहरे की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बाहर खड़े हो जाओ कि कोई भीतर ना आए। दोनों पहरेदार बाहर निकल गए। फितरत अली मोहम्मद और अकरम के साथ उस दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा बाहर से बंद था, जिसे खोलकर वे भीतर प्रवेश कर गए। सामने ही गुस्से से भरा काजिया बैठा था। ओह काजिया मेरे दोस्त, फितरत अली ने बाँह फैलाकर कहा। फितरत अली? काजिया उठा और फितरत अली के गले जा मिला। दोनों अलग हुए। कैसा चल रहा है काजिया? बहुत बढ़िया। काजिया गहरी सांस लेकर बोला, रहमान की समस्या वो भी ठीक हो जाएगा, मैं इसलिए आया हूँ। दोनों कुर्सियों पर बैठे। अकरम और मोहम्मद इधर उधर खड़े हो गए। काजिया के चेहरे पर गुस्सा था, गालों पर शेप बड़ी हुई थी। तू कुछ कमज़ोर हो गया है। ये बातें छोड़ फितरत अली। काजिया उखड़ा, मुझे कैद में क्यों रखा? उस्मान भाई और बुखारी पहले सब संभाल रहे थे, ये उनका फैसला था। तो अब मैं आज़ाद हूँ पूरी तरह? काजिया के होठों से गुर्राहट निकली। वो खड़ा हो गया। तुम कैंप में कहीं भी आ जा सकते हो काजिया। फितरत अली मुस्कुराया। कैंप में? काजिया ने ठिठक कर फितरत अली को देखा। क्या मतलब? अभी तुम कैंप से बाहर नहीं जा सकते। कैंप का तुम कोई काम नहीं कर सकते। ये तुम्हारा फैसला है? काजिया का सर तीखा हो गया। हाँ, ये मामला गंभीर है। मैं तो कुछ भी गंभीर नहीं है, काजिया तेज स्वर में बोला। रहमान मुझे फंसा रहा है। क्यों? ये बात तो वही जानता होगा, परंतु रहमान तो कुछ और ही कहता है। मुझे हैरानी है कि एक बाहरी बंदे के लिए तुम सबने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। वो बाहरी नहीं, कैंप का ही आदमी है, यहाँ ट्रेनिंग ले रहा। उसमें और मुझ में बहुत फ़र्क है फितरत अली। हाँ फ़र्क है, परंतु उसने तुम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो झूठ बोलता है। महज तुम्हारे कहने पर हम उसे झूठा नहीं कह सकते। तो मेरे कहने की कोई कीमत नहीं? काजिया सुलग उठा। इस मामले में नहीं। काजिया फितरत अली को घूरने लगा। मुस्कुराता फितरत अली काजिया को देख रहा था। अकरम और मोहम्मद बेहद सतर्क खड़े थे, काजिया पर नजरें टिकाए हुए थे। तुम गुस्से में हो काजिया? क्यों ना होऊंगा, मैं संगठन का बड़ा ओहदेदार हूँ और मुझे मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। हालात पेचीदा हैं, सब कुछ झूठ है। मेरी बात का भरोसा करो कि सब कुछ झूठ। मैं अभी रहमान से मिला, उसने मुझे बताया कि उसने जो भी बताया झूठ बताया। काजिया फुपकारा। वो सच नहीं। तुम बताओ कि सच क्या है? क्या ये काफ़ी नहीं कि मैंने कहा रहमान झूठ बोल रहा है? नहीं, ये काफ़ी नहीं। काजिया ने फितरत अली की आंखों में झांका। फितरत अली मुस्कुरा पड़ा। समझा। काजिया को शांत सा होता देखा। तुम्हारी नज़रों में मैं बेगुनाह नहीं हूँ, यही बात है ना? मेरी निगाहों में नहीं, संगठन की नज़रों में। फितरत अली ने कहा, मुझे भी ऊपर जवाब देना है। ऊपर से इस मामले को देखने को मुझे भेजा गया, तो तुम बताओ कि आखिर मामला क्या है? क्या मेरी कही बात को सच मानोगे? तुम्हें खुद को सच साबित करना होगा। मैं साबित करूं कि मैं सच कह रहा हूं। काजिया के दांत भिज गए। हाँ, इसका मतलब मेरी हैसियत कुत्ते जैसी हो गई है। काजिया दांत पीस उठा। तुम पर गंभीर इल्ज़ाम लगा है काजिया। इल्ज़ाम झूठा है। तुम ही साबित करो, कहने से कुछ नहीं होगा। तो रहमान जो कह रहा है उसे भी तो साबित करना पड़ेगा कि वो सच कह रहा। वो साबित करने की कोशिश में कुछ कर रहा है। क्या? उसने बताया कि तुम्हारे कहने पर किन्हीं
लोगों ने 30 करोड़ अलादीन नाम के आदमी को दिया और उसने तुम्हारे कहने पर तुम्हारी कही जगह पर या किसी और के हवाले 30 करोड़ कर दिया। बकवास, काजिया गुर्राया। जो बात सच है ही नहीं उसे वो कैसे साबित कर सकता है? वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। झूठा है वो साबित कर देगा तो तुम फंस जाओगे। मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते कि वो? काजिया, फितरत अली गंभीर स्वर में बोला, तड़प मत, शांत हो जा, ये गंभीर मामला है। वो अपनी बातों को सच साबित कर रहा है तो तू अपनी बातों को सच कर। फैसला कौन करेगा? मेरे हाथ में है, फितरत अली बोला। तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं कि मैं सच कह रहा हूँ? भरोसे वाली बात खत्म हो चुकी है। काजिया दांत पीस कर रह गया। मुझे बता क्या हुआ था? क्या फ़ायदा? तू मेरी बात तो मानेगा नहीं। नहीं बताएगा तो मुझे एक तरफा फैसला लेना पड़ेगा। भूल जा इस बात को कि संगठन में तेरी क्या हैसियत थी। अब तेरा वजूद संगठन के लिए शक भरा हो चुका है। तुझे खुद को सच्चा साबित करना होगा, तभी तू बच सकता है। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। संगठन ने मुझे एकदम उठाकर फर्श पर फेंक दिया है। तुझ पर इल्ज़ाम ही ऐसा लगा है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तूने यूसुफ खान को शूट किया और फिर शरीफ खान तेरे हाथों वो मुझे मारने जा रहा। मालूम है। बात इस वक्त 30 करोड़ लेने और कैंप को तबाह करने की है। मैंने कुछ नहीं किया। फितरत अली उसे देखता रहा। कुछ पल खामोश रहने के बाद काजिया ने भिचे स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे बता। तू सच कह मुझे, ये मामला क्या है? काजिया ने फितरत अली को सारी बात बताई जो कि सच बात थी। फितरत अली ने सब कुछ सुना। मेरा खुदा जानता है कि मैंने जो कहा वही सच है। खुदा ज़मीन पर तो आ नहीं सकता ये कहने की तू सच है। साबित तो तूने करना ही है। फितरत अली उसे देखे जा रहा था। काजिया का चेहरा तपा सा पड़ा था गुस्से से। तूने जो बताया वो बिल्कुल उलट है रहमान की बातों से। वो झूठा। तू या वो, कोई तो झूठा है ही, मुस्कुराया फितरत अली। काजिया ने उसकी आंखों में देखा। फितरत अली मुस्कुराता रहा। अपनी कही बात पर उसके सच होने का कोई सबूत देगा? पठान जानता है कि पठान तो तेरा खास है, वो जो कहेगा तेरे हक में कहेगा। फितरत अली ने मुस्कुरा कर कहा, पठान कहता है कि वहां तक रहमान सच सच कहता है जहां तक रहमान की बात तेरे हक में जाती है। जहां से रहमान की बात तेरे खिलाफ जाती है वहां से पठान रहमान को झूठा कहने लगता है। पठान सच कह रहा है फितरत अली। काजिया गुर्रा उठा। मुझे उस पर विश्वास नहीं। यूं भी ये बात इतनी गंभीर है कि किसी की जुबान पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। मैं तो तुमसे और रहमान से भी कहता हूं कि जो कहो सच कहो। मेरे पास कुछ नहीं अपनी बात को सच साबित करने के लिए। काजिया क्या उठा। अगर रहमान ने अपनी बात साबित कर दी तो तुम खतरे में पड़ जाओगे काजिया। काजिया दांत किटकिटा उठा। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तुम कैंप से बाहर जाने की चेष्टा मत करना। काजिया गुस्से से फितरत अली को देखता रहा। रहमान कैंप में ही है, उसके पास जाने की कोशिश मत करना। फितरत अली ने शांत स्वर में कहा, उससे दूर रहना। अगर तुमने उसे कुछ किया तो तुम दोषी माने जाओगे। काजिया ने कुछ नहीं कहा। फितरत अली ने अकरम मोहम्मद को बाहर चलने का इशारा किया और खुद भी बाहर निकल गया। काजिया कमरे में खड़ा रहा। गुस्से में उसका चेहरा तप रहा था। कई पलों तक वो खुले दरवाजे को देखता रहा, फिर कमरे से बाहर आया और उस कमरे में पहुंचा जहाँ जोरा खानम बच्चे के साथ मौजूद थी। जोरा खानम गंभीर निगाहों से उसे ही देख रही थी। काजिया ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। तुम्हें मिलने नहीं दिया मेरे से, काजिया उखड़े सर में बोला। यही बात थी। जोरा खानम शांत सी उसे देख रही थी। फितरत अली क्या कहता है? वो पागल हो गया है। उसे शक है कि रहमान सच कहता हो सकता है। तुमने ऐसा किया? काजिया ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है? अगर तुमने ऐसा कुछ किया होता तो मुझे ज़रूर बताया होता। जोरा खानम बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, रहमान झूठ बोलता है। गुस्से में काजिया क्या उठा। मैं संगठन का विश्वासी आदमी हूँ, परंतु इस वक्त मुझे अपने लिए संगठन को सफाई देनी पड़ रही है। वो मेरी बातों को सच नहीं मान रहे। क्या कहते हो? यही कि मैं अपनी कई बातों को साबित करूं कि मैं सच कह रहा हूं। तुम साबित करके दिखा दो। कैसे दिखा दूं? चीखा काजिया। पठान जानता है कि सारी बात, परंतु फितरत अली को पठान पर यकीन नहीं। इसके अलावा मैं साबित नहीं कर सकता अपनी सच्चाई को। रहमान कैसे साबित करेगा अपनी बातों को? सोरम खानम बोली। पता नहीं। काजिया के दांत भिज गए। फितरत अली बता रहा था कि रहमान ने एक पता बताया जहां अलादीन नाम का आदमी रहता है। मैंने उसी अलादीन के द्वारा 30 करोड़ लिए। फितरत अली ने ज़रूर कुछ आदमी अलादीन को पकड़ लाने के लिए भेजे होंगे। मुझे समझ नहीं आता कि जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो अलादीन कहाँ से पैदा हो गया। जोरा खानम काजिया को देखती रही। काजिया ने बच्चे को फर्श पर खड़ा किया और कुर्सी पर जा बैठा। मुझे कहवा पिलाओ, परेशान सा काजिया कह उठा। तुम मुसीबत में फंस चुके हो काजिया, जोरा खानम उठते हुए बोली। रहमान से बात करके देखो। फितरत अली ने मुझे स्पष्ट मना किया है कि रहमान के पास जाने की चेष्टा ना करूं। फितरत अली का व्यवहार कैसा है? मेरे ख्याल में वो रहमान को सच समझता है। तुम तो घिर गए काजिया, जोरा खानम ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी ने चाय का घूंट भरा और वारिस पर नजर मारी। तभी शबनम ने कमरे में प्रवेश किया और मोना चौधरी से कह उठी, साथ में खाने को कुछ लाऊं? नहीं। मोना चौधरी ने इंकार में सिर हिलाया। शबनम बैठते हुए बोली, तुम अब क्या कर रही हो यहाँ? देवराज चौहान भाई साहब से तुम्हारी बात तो होती होगी? हाँ।
वो वहाँ क्या कर? तुम दोनों को मैं इसलिए कुछ नहीं बता रही कि खामखा परेशान हो जाओगे। तुम कब तक रहोगी यहाँ? वारिस ने पूछा। कह नहीं सकती, मोना चौधरी बोली। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही कि तुम लोग फंसो। मैं आराम से यहाँ रह रही हूँ और जाते वक्त लाख रुपया और तुम्हें दे के जाऊँगी। मुझे पैसों का लालच नहीं, बल्कि इस बात का डर है कि तुम हमें फंसा ना दो। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बारे में निश्चिंत रहो। वारिस ने शबनम को बेचैन निगाहों से देखा। तुम्हें मोना चौधरी पर विश्वास करना चाहिए, शबनम बोली। वारिस ने गहरी सांस ली। तभी मोना चौधरी का फ़ोन बज उठा। देवराज चौहान भाई साहब का होगा, शबनम के होठों से निकला। मोना चौधरी ने मोबाइल उठाकर बात की। हेलो। वे लोग अभी अभी अलादीन को अपने साथ ले गए हैं। एक आवाज़ कानों में पड़ी। मोना चौधरी चौंकी, फिर क्या उठी। तुमने अलादीन को सब समझा दिया था ना? हाँ, मैंने उसे सब समझा दिया था। मैंने तुम्हें 5 लाख दिए हैं। अगर अलादीन कच्चा निकला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अलादीन बहुत पक्का है। वो 10 लाख में सुसाइड बम बनने को तैयार था, क्योंकि उसके घर वालों को पैसे की ज़रूरत थी। तुम्हारे दिए 5 लाख में से 4 लाख मैंने उसे दिए हैं। वो 4 लाख लेकर खुश था। उसने मुझसे वादा किया है कि मैंने जैसा उसे समझाया वो वैसे ही करेगा। जुबान का पक्का है अलादीन। ठीक है, मैं फ़ोन बंद करती हूँ, मोना चौधरी ने कहा। तुम मुझे बताओगी नहीं कि आखिर ये सब क्या हो रहा? काम हो जाने के बाद बताऊंगी, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हाँ। क्या हुआ? शबनम ने पूछा। देवराज चौहान ज़्यादा खतरे में पड़ने वाला है, मोना चौधरी ने कहा। कैसे? पूछो मत। मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती बातें बताकर, मोना चौधरी ने कहा और चाय का प्याला उठा लिया। क्या देवराज चौहान मर भी सकता है? वारिस ने बेचैनी से कहा। हाँ। तुम लोग ऐसे काम क्यों करते हो जिसमें जान जाने का डर हो? शबनम ने कहा। मोना चौधरी खामोशी से चाय के घूंट भरने लगी। देवराज चौहान कैंप में ये कुर्सी पर बैठा इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। उस मकान के बाहर आने के बाद उसने खाना खाया था। कैंप में कुछ पहरेदार घूम रहे थे। कुछ दूर उस्मान भाई और बुखारी के पास फितरत अली बैठा था। तीनों बातें करने में व्यस्त थे। देवराज चौहान जानता था कि उसने जो खेल खेला है वो मौत का खेल है। इस खेल में उसकी या काजिया की एक की मौत तो मुमकिन ही थी। अब उसके खेल का सारा आधार अलादीन नाम के उस आदमी पर टिक चुका था जिसे वो जानता तक नहीं था। मोना चौधरी को सारे हालात बताकर उसने ऐसा आदमी तैयार करने को कहा था जो उसके हक में बात कर सके। ऐसे में सब कुछ उस हक में तैयार करके मोना चौधरी ने उसे फ़ोन पर अलादीन और उसके घर का पता बताया था। वही पता उसने फितरत अली को बता दिया था। सारा मामला इस पर टिका था कि मोना चौधरी ने अलादीन को क्या समझाया था और अलादीन का दिमाग हालातों को समझने में कितना काम करता था। इसमें कोई शक नहीं कि अलादीन को लेकर देवराज चौहान चिंतित था। कैंप में खामोशी थी। रोज़ की तरह बढ़ते हुए लोग आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पास ही की कई जगहों पर गए हुए थे। कभी कभार गोलियों की आवाज़ें कानों में पड़ जाती थी। 2 धमाके भी उसने सुने थे। देवराज चौहान की निगाह कई बार फितरत अली, उस्मान भाई और बुखारी की तरफ गई थी। वो जानता था कि तीनों इसी मुद्दे पर बात कर रहे होंगे। देवराज चौहान जानता था कि उसकी हरकतों ने कैंप में उथल पुथल मचा दी है। वो पूरी तरह इस कैंप को तबाह कर देना चाहता था कि यहाँ आतंकवादी तैयार ना हो सके और हिंदुस्तान पहुंचकर बर्बादी तबाही ना फैला सके। कैंप तबाह करने के मौके को वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। साथ ही उसे ज़रूरत थी अली की। वो जान चुका था कि फितरत अली उसी अली का भाई है जिसकी उसे तलाश थी। अब देवराज चौहान का दिमाग फितरत अली को लेकर ताना बाना बुनने लगा था कि इसके मरने से अली को कितनी तड़प उठेगी। फितरत अली की मौत ज़बरदस्त चोट होगी अली पर। शाम के 4:30 बज रहे थे। एकाएक उसने देखा कि फितरत अली ने फ़ोन निकाला और बात करने लगा है। चंद पल बात करने के बाद उसने उस्मान भाई और बुखारी से कुछ कहा और उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। देवराज चौहान उसे पास आते देखता रहा। जाने कहाँ से अकरम और मोहम्मद निकलकर उसके पीछे चल पड़े थे। फितरत अली पास पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हमारे आदमी अलादीन को लेकर आ रहे हैं रहमान, फितरत अली ने कहा। ये तो अच्छी खबर है। अभी सब कुछ साफ हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। अगर उसकी बातें तुम्हारी बातों से मेल खाती दिखी तो तुम बच जाओगे। उस गद्दार का क्या होगा? वो फंस जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उस गद्दार को सज़ा मिले। वो कैंप को तबाह करने पर आमादा है। कुछ ही देर में सच्चूच सामने आ जाएगा, फितरत अली ने कहा। तुमने काजिया की बेगम से बात की? शायद काजिया ने 30 करोड़ के बारे में उसे बताया हो। उसे ऐसा कुछ पता होता तो वो कह चुकी होती। शौहर के प्यार में उसने मुंह बंद कर रखा हो। जिस अलादीन को लाया जा रहा है हमारा काम उससे हो जाएगा। वो बताएगा कि सच क्या है। पूछ लेना अलादीन से। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे उसका नाम पता याद रह गया था, वरना मेरे लिए तो परेशानी खड़ी हो जाती कि मैं अपनी कई बात को सच कैसे साबित करता। देवराज चौहान ने लंबी सांस ली। मैं तो सच कहकर ही परेशान हो गया हूँ। इससे अच्छा था कि काजिया का साथ देकर 1 करोड़ रुपया ले लेता। बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हो रहमान। काजिया जैसा गद्दार क्या कहता है अपने पर लगे इल्ज़ाम के बारे में? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में पूछा। इंतज़ार करो, बहुत जल्दी सब कुछ सामने होगा, फितरत अली ने कहा और अकरम मोहम्मद के साथ वहाँ से चला गया। उस वक्त 6 बज रहे थे जब जगमोहन वाला ग्रुप कैंप में वापस आ पहुंचा। वो सब 100 से ज़्यादा लोग थे। उनके आते ही कैंप में हलचल सी मच गई। सब ड्रम के पास जाकर हाथ मुंह धोने लगे। उनके आपस में बात करने की आवाज़ें आने लगी। कुछ अपने टेंटों में जा रहे थे।
परंतु जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी थी। कल से देवराज चौहान नजर नहीं आ रहा था और अब वो खुले में पड़े से पत्थर पर बैठा था। देवराज चौहान की आंखों ने भी जगमोहन को तलाश लिया था। दोनों की नजरें मिली। देवराज चौहान ने आंख का इशारा किया और वहां से उठकर कुछ दूर दिखाई दे रहे पेड़ों की तरफ बढ़ गया, जहां लोग सूसू के लिए जाते थे। पेड़ों के बीच पहुंचकर देवराज चौहान टिटका और जगमोहन के आने का इंतजार करने लगा। 5-7 मिनट बीते कि जगमोहन वहां पहुंचा। मुझे पता है कि तुम कैद में थे, जगमोहन ने करीब आते ही कहा। मामला अभी भी नहीं सुलझा, अभी भी मुझे कैद में ही समझो। तुम क्या रहे? मैं अली के इस कैम्प को तबाह कर रहा हूँ, ऐसे हालात पैदा कर रहा हूँ कि अली खुद यहाँ आए। ये कैसे होगा? फितरत अली उसी अली का भाई है, देवराज चौहान ने आसपास निगाहें दौड़ाते हुए कहा। तुम्हारे और महाजन के लिए काम आ गया है, बेशक तुम अकेले करो काम को या महाजन को साथ लो, काम होना चाहिए। फितरत अली को और उसके चार साथ के लोगों को मौका पाते ही खत्म कर दो। बेशक एक एक करके घात लगाकर खत्म करो। फितरत अली मरेगा तो अली को तकलीफ होगी, वो ज़रूर इस कैंप पर आएगा और हम उसका शिकार कर सकेंगे। ये तो वास्तव में खतरनाक काम है, फितरत अली को मारना। बेशक खतरनाक है, परंतु ये ज़रूरी है, तभी मैं अपनी कोशिश में सफल हो सकूंगा। तुम अब क्या कर रहे हो? कुछ ही देर में सबको सामने आने वाला है। कैंप के लोग अलादीन को लेकर आते ही होंगे। कौन अलादीन? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि तुम्हें सब कुछ बता सकूं। हो सकता है कि वो लोग मुझ पर नज़र रख रहे हो। मैं नहीं चाहता कि वो हमें बातें करते देखें। तुमसे तुम्हें जो काम कहा है वो पूरा करो, महाजन से बात कर लेना। कहने के साथ ही देवराज चौहान वहाँ से निकला और खुले की तरफ बढ़ गया। 10-12 कदम ही आगे गया था कि सामने से एक आदमी आता दिखा, कंधे पर गन लटकी थी। तुम कहाँ चले गए थे? उसने देवराज चौहान से पूछा। सुसु करने गया। बहुत देर लगा दी करने में? और कुछ तो नहीं कर रहे थे? वो दोनों वापस चल पड़े। एक बात तो बता रहमान, सच बताना, वो गनमैन बोला। क्या? जनाब काजिया सच में गद्दार है? देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर तीखी नजरों से उसे घूरा, फिर कहा। तो मैं क्या झूठ कह रहा हूँ? वो बात नहीं। उसने गहरी सांस ली। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, इसलिए पूछा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। 15 मिनट बाद ही परवेज सुल्तान और साथ में गए 5 आदमी लौटे। उनके साथ अलादीन नाम का एक व्यक्ति भी था। चेहरे पर दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पजामा। वो सेहतमंद व्यक्ति था, उसके चेहरे पर दृढ़ता चमक रही थी। कैंप में मौजूद सबको मामला पता चल चुका था। वो उत्सुकता के नाते वहां इकट्ठा होने लगे। 2-4 के ग्रुपों में ट्रेनिंग ले रहे लोग आपस में बातें भी करने लगे थे, जबकि जगमोहन की पैनी निगाह फितरत अली, मोहम्मद, परवेज, अकरम और सुल्तान पर थी। देवराज चौहान का हुक्म हो चुका था उन्हें खत्म करने का, जबकि पास ही कहीं ट्रेनिंग ले रहा महाजन का ग्रुप अभी वापस नहीं लौटा था। जगमोहन जानता था कि देवराज चौहान ने जिन्हें खत्म करने को कहा है वो कम नहीं है। इस काम में बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, वरना उसकी जान पर भी बनाएगी। परवेज़ और सुल्तान अलादीन को लेकर फितरत अली के पास पहुंचे। फितरत अली उस्मान भाई और बुखारी के साथ कुर्सियों पर बैठा था। उन्हें आया पाकर फितरत अली खड़ा हुआ और अलादीन को देखा। तभी परवेज़ कह उठा। यही अलादीन है जनाब। फितरत अली मुस्करा पड़ा। अलादीन को देख देख रहा था वो। परवेज़ वहां से हटा और आसपास इकट्ठा हो चुकी भीड़ में से बाहर निकलता सूसू करने के लिए पेड़ों की तरफ बढ़ गया। गन उसके कंधे पर लटकी थी। यह वक्त ऐसा था कि सबका ध्यान अलादीन और फितरत अली की तरफ था। परवेज़ कुछ दूर उन पेड़ों के पीछे गुम हो जाने वाला था कि तभी भीड़ में से जगमोहन निकला और पेड़ों की तरफ बढ़ गया। वो सतर्क था, परंतु उसकी चाल में लापरवाही भरी पड़ी थी। इधर फितरत अली मुस्कुराकर बोला अलादीन से। तेरा नाम अलादीन है? जी हुजूर। फितरत अली ने पास खड़े मोहम्मद से कहा। काजिया और रहमान को बुला। मोहम्मद तुरंत वहां से चला गया। क्या काम करता है तू? रोटी पानी का जुगाड़ कर लेता हूँ, अलादीन ने कहा। काम क्या करता है? मेरे काम से आप लोगों को क्या लेना देना? अलादीन बोला। मुझे इस तरह पकड़ कर यहाँ क्यों लाया गया है? फितरत अली ने आसपास खड़े लोगों से ऊंची आवाज़ में कहा। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा हटकर बैठ जाइए, सब ज़रा पीछे पीछे हटकर बैठना। शांति छाने लगी। तब तक देवराज चौहान वहाँ आ पहुंचा था। मिनट भर काजिया भी वहाँ आ पहुंचा। काजिया ने देवराज चौहान को देखा तो उसका चेहरा भट्टी की तरह सुलग उठा। उसका बस चलता तो देवराज चौहान को भस्म कर देता पलों में। देवराज चौहान काजिया को देखकर शांत रहा। तभी फितरत अली अलादीन से कह उठा। इसे पहचानते हो? इसने उसने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। मैं नहीं जानता इसे, पहले कभी नहीं देखा, अलादीन बोला। और इसे? फितरत अली ने काजिया की तरफ इशारा किया। अलादीन ने काजिया को देखा तो हिचकिचा सा उठा। बोलो बोलो, फितरत अली प्यार से कह उठा। यही वो वक्त था जब जगमोहन भी नीचे बैठे लोगों में आ बैठा था, परंतु अब परवेज़ वहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अलादीन कह उठा। मुझे जाने दीजिए, मुझे क्यों पकड़ कर लाया गया? जवाब दो मेरी बात का। इसे जानते हो? फितरत अली ने काजिया की तरफ इशारा किया। अब तक काजिया के होठ भिज चुके थे। अलादीन खामोश रहा। मुझे जानते हो? फितरत अली का चेहरा कठोर होने लगा। नहीं, अलादीन बोला। फितरत अली हूँ मैं, नाम सुना है मेरा? जी जनाब। अलादीन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैंने आपका नाम सुन रखा है, तो मेरे बारे में जानता भी होगा। अलादीन ने सहमति से सिर हिला दिया। तो जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दे। तूने इस इंसान के बारे में फौरन कह दिया कि इसे नहीं जानता, परंतु इस दूसरे के बारे में कुछ भी कहने से तू पीछे क्यों हट रहा है? अलादीन बेचैन दिखा। जवाब दे वरना।
जनाब ये काजिया साहब है, मेरे अन्नदाता हैं। अलादीन कह उठा। अन्नदाता? ये झूठ है। काजिया गला फाड़कर चीख उठा। ये रहमान की चाल है, मुझे फंसाने और अपनी बात को सच साबित करने की। मैं इस आदमी को नहीं जानता, पहले कभी भी देखा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? अलादीन काजिया से कह उठा। मुझे जान से मार दीजिए, परंतु ये तो मत कहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। 3 दिन पहले मैंने आप ही के कहने पर 30 करोड़ रुपए। हरामजादे! काजिया पागलों की तरह अलादीन पर झपटा, परंतु बीच में ही अकरम और सुल्तान ने उसे रोक लिया। फितरत अली मुस्कुराता सा काजिया को देख रहा था। यह झूठ कहता है फितरत अली। अकरम और सुल्तान की पकड़ में तड़प कर काजिया चीख कर बोला, मैं इसे नहीं जानता। यह सब रहमान की चाल है मुझे फंसाने की। झूठ मत कह। देवराज चांद गुस्से से कह उठा। तू गद्दार है। मैंने उस रात तेरी और उस आदमी की बातें अपने कानों से सुनी थी। कैसा इंसान है तू जो अपने संगठन को तबाह करने पर राजी हो गया? कुत्ते, मैं तुम्हें मार दूंगा। काजिया पागलों की तरह गला फाड़कर चीखा। फौजी को गाली मत दे। देवराज चांद भी चीखा, वरना तेरी गर्दन उखाड़ दूंगा। छोड़ो मुझे। अकरम और सुल्तान की गिरफ्त में फंसा तड़पा काजिया। तभी जोरा खानम भी वहां पहुंची थी। बच्चे का हाथ उसने पकड़ रखा था। अलादीन, फितरत अली कह उठा। 30 करोड़ के बारे में तुम क्या कह रहे थे? अलादीन के चेहरे पर परेशानी छाई नजर आ रही थी। जवाब दो 30 करोड़ के बारे में। मुझे माफ़ कीजिए जनाब, गलती हो गई मेरे से। शायद मैं कुछ गलत कह गया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है। कमीने! काजिया ने दांत किटकिटाए। मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। माफ़ कीजिएगा काजिया साहब, मैं यहाँ के हालात नहीं समझ सका, इसलिए मुँह से। काजिया पागलों की तरह गुर्रा उठा। 30 करोड़ के बारे में तुम क्या कह रहे थे? फितरत अली की आवाज़ में कठोरता आ गई थी। मैं तो जनाब 30 रुपए की बात कर। देवराज चौहान को मनी मन अलादीन की तारीफ करनी पड़ी। साथ में मोना चौधरी का भी शुक्रिया अदा किया कि किस कदर इस इंसान को तैयार करके भेजा है। कितना बड़ा नाटकबाज है ये बकवास कर रहा है फितरत अली। काजिया चीखा, इसकी बातों पर मत जाना, ये रहमान की चाल है जो। फितरत अली ने रिवॉल्वर निकाली और आगे बढ़कर अलादीन की छाती से लगा दी। अलादीन काँप कर कह उठा, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी जान लेकर आप दोजख में। 30 करोड़ के बारे में सच बोलो। प- बात तो कुछ भी नहीं है जनाब। अलादीन हड़बड़ाकर बोला, मैं काजिया साहब के लिए काम करता हूँ, मेरा बढ़िया खर्चा पानी निकल जाता है। 3-4 दिन पहले ही काजिया साहब ने फ़ोन पर कहा कि कोई मेरे घर पर 30 करोड़ की बड़ी रकम दे जाएगा। जब ऐसा हो तो बताना। तो मैंने बता दिया कि 30 करोड़ मुझ तक पहुँच गए हैं। तो काजिया साहब ने हुक्म दिया कि बेगम पुल पर काली कार में एक आदमी मिलेगा, 30 करोड़ उसे दे दूँ। मैं बेगम पुल पहुँचा तो वहाँ पर काली कार में एक आदमी बैठा था, जिसे मैंने उसे 30 करोड़ दे दिया। फितरत अली, यह बकवास करता है, झूठ बोलता है। रहमान की चाल है मुझे फंसाने की। काजिया चीख उठा। तुम कब से काजिया के लिए काम कर रहे हो? फितरत अली ने पूछा। 2 साल हो गए हुजूर। देख लिया जनाब। देवराज चौहान ऊंचे स्वर में क्या उठा। मेरी बात सच निकली। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि काजिया गद्दार है, परंतु आपने मेरा भरोसा नहीं किया। अब तो भरोसा हो गया मेरी बात का। यह हरामजादा झूठ बोलता है। काजिया अकरम और सुल्तान की पकड़ में तड़पा। छोड़ो मुझे, मैं उस हरामी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं। चुपचाप खड़े रहो। अकरम गुर्रा उठा। फितरत अली ने अलादीन की छाती पर रखी रिवॉल्वर वापस जेब में रखी, काजिया के पास पहुंचा। पसीने से भरा काजिया गुस्से में कांप रहा था। छोड़ दो इसे। अकरम और मोहम्मद ने उसकी बाहें छोड़ दी। अब बता काजिया, तेरा क्या करूं? फितरत अली के होठों पर मुस्कान उभरी हुई थी। मैं सच कह रहा हूं, यह रहमान मुझे फंसा रहा। तेरे पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए कुछ है? फितरत अली बोला। काजिया ने दांत भींच लिए। मतलब कि तेरे पास अब कहने को कुछ नहीं है? फितरत अली, काजिया तड़प कर बोला, मैं इस अलादीन को नहीं जानता, पहले इसे कभी देखा नहीं, और 30 करोड़ की कहानी झूठी है, मुझे फंसाया जा रहा। रहमान ने फंसाया? मुस्कुरा रहा था फितरत अली। हाँ, इसी हरामी ने। ये जब से यहाँ आया तब से बाहर गया। नहीं, तेरी इसकी कोई दुश्मनी नहीं, पर इसे तूने ही गवाह बनाकर उस्मान भाई और बुखारी साहब के सामने पेश किया और उसने तेरे खिलाफ गवाही दी। मेरी बात का यकीन करिए, शैतान है, सारा चक्रव्यूह इसी का ही। अगर कैंप में रहते हुए इसके लिंक बाहर के लोगों से होते तो मैं ज़रूर सोचता कि शायद ये सब रहमान के इशारे पर हो रहा है, परंतु ये तो जब से आया तब से कैंप से बाहर ही नहीं। फ़ोन काजिया के होठों से निकला। इसके पास मोबाइल रहता है। फितरत अली के दिमाग को झटका लगा। ये मोबाइल पर किसी से कहकर मेरे खिलाफ साजिश रच चुका। ये गलत कहता है। देवराज चौहान क्या उठा। मैंने फ़ोन रखने की इजाज़त ले रखी है ताकि अपनी बेगम से बात कर सकूं। यहाँ आने से पहले तो मैं काजिया को जानता ही नहीं था। 30 करोड़ लिया इसने कैंप को तबाह करने के लिए। यूसुफ खान को इसने उन्हीं 30 करोड़ की वजह से मारा, क्योंकि मैंने उसे उस आदमी से बातें करते सुना था। वो कह रहा था कि जल्दी कुछ करके दिखाए। मुझे 1 करोड़ का लालच देकर इसने मुझे भी गद्दार बनाना चाहा, परंतु मैं इसकी बातों में नहीं आया और मैंने इसकी पोल खोल दी। हे खुदा! काजिया आसमान की तरफ देखकर बोला, तू है कि नहीं? फितरत अली सिर हिलाता देवराज चौहान की तरफ पलटा। तेरे पास मोबाइल रहता है तो अलादीन जैसे 10 आदमी खड़े कर सकता है। फितरत अली बोला। तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? मैं फ़ोन पर से बेगम से ही बात करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा?
मेरी नज़रों में तेरा मामला कच्चा हो गया। अब मुझे अच्छी तरह इस मामले की छानबीन करनी होगी। फितरत अली ने अलादीन को देखा। इसे पेड़ पर उल्टा लटकाकर इसके मुंह से सच निकलवाऊंगा। हाँ हाँ, काजिया की जैसे रुखी सांसें चल पड़ी। ऐसा ही करना, यही ठीक रहेगा ये। तभी बच्चे का हाथ थामे जोरा खानम 2 कदम आगे आई। उसने काला बुर्का पहन रखा था और चेहरे का पर्दा उठा रखा था। वो फितरत अली से कह उठी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। फितरत अली ने उसे देखा। रहमान जो कह रहा है वो सच है। जोरा खानम के इन शब्दों के साथ ही वह सन्नाटा छा गया। फितरत अली के चेहरे के भाव बदले। काजिया चिहुक कर फटी आंखों से जोरा खानम को देखने लगा। देवराज चौहान भी मनी मन चौंका। रहमान सच कह रहा है, काजिया के होठों से निकला है। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही काजिया ने कैद से आज़ाद होने के बाद मुझे बताया कि 30 करोड़ लेकर वो फंस चुका है। किसी तरह रहमान को झूठा करना ही होगा, वरना उसकी जान नहीं बचेगी, जोरा खानम ने कहा। बदजात, काजिया दहाड़ा। मैंने ऐसा कब कहा? तू तो बहुत घटिया औरत निकली। काजिया पागलों की तरह जोरा खानम पर झपटा। वो बच्चे का हाथ थामे खड़ी काजिया को देख रही थी। सुल्तान उसे रोकने के लिए फौरन आगे लपका। तब तक काजिया जोरम खानम के पास पहुंच चुका था और दोनों हाथों से जोरम खानम का गला पकड़ लिया। जोरा खानम ने बच्चे को छोड़ा और अपना गला छुड़वाने की चेष्टा करने लगी। काजिया दरिंदा लग रहा था। गुस्से में वो कांप रहा था। भिचे दांत, कांपता शरीर, आग उगलती आंखें। सुल्तान उसे जोरा खानम से अलग करने की चेष्टा करने लगा। ये सब देखकर पास खड़ा बच्चा रोने लगा। सुल्तान की कोशिशों के बाद भी वो काजिया के हाथों को जोरा खानम की गर्दन से ना हटा सका। जोरा खानम की आंखें फटने लगी थी। तभी पास पहुंच चुके फितरत अली ने रिवॉल्वर निकाली और काजिया की पीठ पर लगा दी। इसे छोड़ दे काजिया, फितरत अली वहशी स्वर में कह उठा। पागल काजिया ने जोरा खानम को छोड़ा और पलट कर फितरत अली पर झपट पड़ा। काजिया सच में जैसे पागल हो गया था। काजिया फितरत अली से रिवॉल्वर छीनने की चेष्टा करने लगा था। सुल्तान ने काजिया पर काबू पाना चाहा। दूर हो जा सुल्तान, फितरत अली गुर्राया। सुल्तान तुरंत 3 कदम पीछे हट गया। तभी धाएं 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 4 गोलियां एक साथ चली। काजिया ढेर होता चला गया। वो नीचे जा गिरा। चारों गोलियां उसके पेट में लगी थी। वो गिरने से पहले ही मर चुका था। सन्नाटा सा छा चुका था वहाँ। काजिया गद्दार नहीं था, परंतु हर कोई उसे गद्दार ही समझ रहा था। वो अब गद्दार की ही मौत मारा गया था। जोरा खानम नीचे बैठी अभी तक अपना गला मसल रही थी। देवराज चौहान गंभीर से अपनी जगह पर खड़ा था। फितरत अली चेहरे पर वैशी भाव समेटे काजिया की लाश को देखे जा रहा था। तूने तो कमाल कर दिया काजिया, संगठन से गद्दारी की। तू सच में इसी काबिल था। फितरत अली ने बड़बड़ा कर रिवॉल्वर जेब में रखी और जोरा खानम को देख कर कह उठा, इस मौके पर तूने सच बोलकर अच्छा काम किया। जोरा खानम ने कुछ नहीं कहा। इस गद्दार की लाश खाई में फेंक दो। 5-7 गनमैन वहां पहुंचे और काजिया की लाश उठाने में लग गए। फैसला हो गया। फितरत अली ऊंचे स्वर में क्या उठा, रहमान सच्चा और काजिया गद्दार था। रहमान को उसकी सच्चाई का इनाम ज़रूर मिलेगा। इसी कैंप में इसे कोई ओहदा दिया जाएगा। जाओ, सब अपने अपने कामों में लग जाओ। कहने के साथ ही काजिया उस्मान भाई और बुखारी की तरफ बढ़ता चला गया। वहाँ बैठे लोग उठने लगे। कैंप की ठहर चुकी जिंदगी फिर चल पड़ी। उस्मान भाई और बुखारी के पास पहुंचकर फितरत अली मुस्कुरा कर बोला, आप दोनों ने सब कुछ देखा। क्या मैंने कुछ गलत किया? तुमने ठीक किया, उस्मान भाई बोला। काजिया गद्दार था। रहमान ने सच बोला, वो सच्चा इंसान है। बुखारी ने गहरी सांस ली। फितरत अली वहाँ पड़ी खाली कुर्सी पर बैठा और नजरें घुमाई। कैंप की हालत अब सामान्य होती जा रही थी। जोरा खानम उठ खड़ी हुई थी। बच्चे का हाथ उसने फिर थाम लिया था। फितरत अली ने उसे पास आने को कहा और फिर उस्मान भाई और बुखारी से बोला, काजिया की जगह पर जब तक कोई नहीं आता तब तक यहाँ के काम आप दोनों ही संभालें तो बेहतर होगा। हमें कोई एतराज़ नहीं, पर हमने सोचा कि तुम कुछ दिन यहाँ के काम देख लोगे। मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए कहीं और जाना है। तुम कह रहे थे कि रहमान को अदा दोगे, बुखारी बोला। फितरत अली ने कुछ दूर बैठे देवराज चौहान को देखा। सुना है कि यूसुफ खान ने इसके निशाने की तारीफ की थी, तो क्यों ना इसे यूसुफ खान की जगह दे दी जाए। यूसुफ खान का काम संभाल लेगा ये। उस्मान भाई के होंठों से निकला। फौजी है। फितरत अली ने पास आती जोरा खानम को देखा। मेरे ख्याल में तो संभाल लेगा, बाकी आप चेक करना रहमान को। जोरा खानम बच्चे का हाथ पकड़कर 2-3 कदम पर ठिठक गई। शौहर मर गया तेरा, फितरत अली ने कहा। दुख हो रहा है या नहीं? बहुत दुख हो रहा है, वो मेरी जान था, जोरा खानम ने भर्राए स्वर में कहा। तो मत बताती कि उसने तेरे को 30 करोड़ लेने की बात कही, फितरत अली मुस्कुराया। वो बताना भी ज़रूरी था। इतने सालों से इस कैंप में रह रही हूँ, कैंप से मुझे प्यार हो गया। तो अब क्या करूँ तेरा? जोरा खानम खामोश रही। कैंप में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। औरत पास में हो तो आदमियों की आदतें बिगड़ जाती हैं। बता क्या करूँ तेरा? मैं अपने अब्बा अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। कहाँ? अफगानिस्तान की सीमा पर गांव है, वहीं से उठाकर लाया था मुझे काजिया। यहाँ से बाहर जाएगी तो तू कैंप की बातें लोगों को बताती फिरेगी। ऐसा नहीं होगा। यहाँ की बातें मैं यहीं छोड़ जाऊंगी। अगर किसी को कुछ बताया तो हम तेरे को और तेरे बच्चे को मार देंगे, फितरत अली मुस्कुराया। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, जोरा खानम ने दृढ़ स्वर में कहा। कब जाएगी? कल सुबह, जोरा खानम गंभीर स्वर में कह उठी। तूने किसी को यह भी नहीं बताना कि तू काजिया की बीवी रही।
बच्चा किसी और का बताना घर वालों को, जा। इजाज़त हो तो रहमान से दो बात कर लूँ? फितरत अली के होंठ सिकुड़े। चक्कर है तेरा रहमान से? नहीं, वो मेरे लिए पूरी तरह अजनबी है। जोरा खानम शांत गंभीर स्वर में कह उठी। ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा की बात मत करना। तेरा उससे बात करना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। देखने वाले जलेंगे कि तू उससे क्यों बात कर रही है, फितरत अली ने लापरवाही से कहा। जोरा खानम बच्चे का हाथ थामे देवराज चौहान की तरफ बढ़ गई। फितरत अली ने पुनः इधर उधर नजर घुमाई। मोहम्मद अकरम सुल्तान देखे, तभी उसकी आंखें सुकड़ी। उसे ध्यान आया कि काफ़ी देर से उसने परवेज़ को नहीं देखा। काजिया को जब मारा तब भी वो आसपास नहीं था। सुल्तान, फितरत अली ने पुकारा। सुल्तान फौरन करीब आया। परवेज़ कहाँ है? कुछ देर से देखा नहीं। सुल्तान ने नज़र दौड़ाई। देखता हूँ उसे, कहकर वो वहाँ से हट गया। जोरा खानम देवराज चौहान के पास पहुंची। देवराज चौहान की निगाह जोरा खानम पर ही थी। तुम हैरान तो हो रहे होगे कि मैंने काजिया को गद्दार करार करवा दिया, जोरा खानम धीमे स्वर में बोली। देवराज चौहान उसे देखता रहा। जवाब दो। शुक्रिया। देवराज चौहान की निगाह जोरा खानम पर ही रही। पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? 2 बातों की वजह से, जोरा खानम धीमे स्वर में कह रही थी। वो मुझे ज़बरदस्ती उठा लाया था, ज़बरदस्ती मेरे से निकाह किया। मेरे परिवार के लोग मेरे से छूट गए। मुझे उनसे बहुत प्यार है। देवराज चौहान उसे देखता रहा। दूसरी वजह तुम हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम काजिया से कहीं अच्छे इंसान हो। देवराज चौहान खामोश रहा। मुझे अपने घर जाने की इजाज़त मिल गई है, मैं खुश हूँ। कल यहाँ से जा रही हूँ। देवराज चौहान उसे देखता रहा। तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ, जोरा खानम ने कहा। मेरी शादी हो चुकी है, देवराज चौहान के होठों से निकला। शादी? चौंकी जोरा खानम। देवराज चौहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। शादी तो हिंदुओं की जुबान है, हिंदू शब्द है शादी। मेरे मुंह से यूं ही ये शब्द निकल गया, देवराज चौहान ने कहा। नहीं, जोरा खानम गंभीर स्वर में बोली। ये शब्द यूं ही नहीं निकल सकता। कोई भी हिंदू ये नहीं कहता कि उसका निकाह हो गया है। इसी तरह मुसलमान भी ये नहीं कहेगा कि उसकी शादी हो चुकी है। तुम मुसलमान नहीं हो, बोलो। मेरा नाम रहमान है। रहमान नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। तुम जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? जोरा खानम के चेहरे पर उलझन की छाप थी। तुम खामा बात को बढ़ा रही हो, देवराज चौहान ने दूर बैठे फितरत अली को देखते हुए कहा। अभी तक तो सब ठीक है, हमारी जान बची हुई है। झूठ बोलकर तुम मेरे साथ इस साजिश में शामिल हो चुकी हो। बात खुल गई तो फितरत अली हम दोनों को ही मार देगा। चली जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? तुम हिंदू होकर इस संगठन में कैसे आ गए? मेरा नाम रहमान। तभी एक तरफ शोर उठा। देवराज चौहान और जोरा खानम की निगाहें उस तरफ उठी। कोई चीख कर कुछ कह रहा था। पहले तो उन्हें बात समझ नहीं आई, फिर समझ आई कि वो कह रहा था कि परवेज़ को किसी ने मार दिया है। देवराज चौहान चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें जगमोहन को तलाशने लगी। एक बात तो काजिया तुम्हारे बारे में सही कहता था कि जब से रहमान यहाँ आया है यहाँ का चैन गायब हो गया। फालतू बातें मत करो और रात आराम से बिताकर सुबह चली जाओ, देवराज चौहान ने कहा और वहाँ से हट गया। शाम की शुरुआत हो गई थी। अन्य ग्रुपों के लोग जो ट्रेनिंग के लिए आसपास गए थे वो भी अब लौटने लगे थे। देवराज चौहान ने फितरत अली, उस्मान भाई और बुखारी को अन्य लोगों के साथ पेड़ों के झुरमुट की तरफ बढ़ते देखा तो वो भी उसी तरफ चल पड़ा। कैंप के कई लोग भी उसी तरफ जा रहे थे। देवराज चौहान भी भीड़ में शामिल हो चुका था कि तभी जगमोहन को उसने अपने साथ चलते पाया। ये तुमने किया है? देवराज चौहान फुसफुसाया। हाँ, जगमोहन ने दबे स्वर में कहा और देवराज चौहान से अलग होता चला गया। एक तरफ पेड़ों के पास परवेज की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की पड़ी थी। गन 4 कदम दूर गिरी हुई थी। आंखें फटी हुई थी लाश की। चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे अपने मरने का यकीन नहीं हो रहा हो। एक आंख में हल्की सी सूजन थी। स्पष्ट था कि मरने से पहले उसने संघर्ष किया है। सब लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे थे। सुल्तान मोहम्मद अकरम के चेहरों पर कयामत जैसे भाव थे। परवेज उनका सालों पुराना साथी था और गजब का फुर्तीला और दुश्मन को हटा देने वाला व्यक्ति था। उन्हें हैरानी थी कि ऐसे इंसान को किसने मार दिया। सबसे बुरी हालत तो फितरत अली की थी। फितरत अली अविश्वास भरी नज़रों से परवेज की लाश को देखे जा रहा था। एकाएक उसके होंठ भिजने लगे। चेहरा दरिंदों की तरह होने लगा। वो जानता था कि उसके साथ रहने वाले चारों आदमी खतरनाक हैं। इन्हें मार पाना आसान नहीं, वो भी इस तरह खामोशी से कि शोर ना उठे। स्पष्ट था कि परवेज को एक से ज़्यादा आदमियों ने धोखे से पकड़ लिया होगा। फितरत अली के होठों से घुर्राहट निकली। उस्मान भाई और बुखारी भी व्याकुल दिख रहे थे। किसने जान ली परवेज की? दहाड़ उठा फितरत अली। सब चुप। सन्नाटा सा ठहरा था वहाँ। फितरत अली की खूनी नज़र सब पर फिर रही थी। तभी देवराज चौहान डरा सा आगे बढ़ा और कह उठा, जनाब, यह हरकत काजिया के आदमियों की है। इधर आपने काजिया की जान ली तो जवाब में उधर आपके आदमी को भी मार दिया गया। काजिया ठीक कहता था कि कैंप में उसके खास आदमी भरे पड़े हैं। फितरत अली ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। जनाब, मुझे भी काजिया के उन विश्वासी आदमियों से खतरा है, वे मुझे भी मार देंगे, देवराज चौहान ने कहा। कौन है वो गद्दार? फितरत अली वहाँ खड़ी भीड़ को देखता कह उठा। सामने आ जाए, मैंने ढूंढा तो बहुत बुरी मौत मारूंगा। भला कौन सामने आता?
परवेज की जान लेने वाला तो जगमोहन था। जनाब, देवराज चौंद सूखे होठों पर जीभ फेंक कर धीमे स्वर में बोला, यहाँ पर मुझे ही नहीं आपको भी खतरा है। वो लोग आपको भी मार सकते हैं। बेहतर होगा कि आप फौरन यहाँ से चले जाइए। गद्दार काजिया को तो उसके किए की सजा दे ही चुके हैं। यहाँ आपकी कोई ज़रूरत भी तो नहीं है। फितरत अली ने सुलगती नज़रों से देवराज चौंद को देखा। देवराज चौंद थोड़ा घबरा उठा। मेरे चारों आदमी मेरे दोस्त की तरह हैं। फितरत अली गुर्राया। परवेज़ की मौत मैं सहन नहीं कर सकता रहमान। जिसने भी उसे मारा है मैं उसे बुरी मौत दिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। देवराज चौंद चुप सा खड़ा उसे देखता रहा। फितरत अली गला फाड़कर ऊंचे स्वर में क्या उठा, अगर किसी ने परवेज़ को मारने वाले को देखा है तो वो उसके बारे में बेखौफ होकर मुझे बता सकता है। उसे इनाम भी दिया जाएगा। अंधेरा हो चुका था, रोशनियां रोशन हो उठी थी, परंतु कैंप में तनाव उभरा पड़ा था परवेज़ की लाश को लेकर। परवेज़ की लाश वहां से उठकर टेंट में रख दी गई थी। कतारों में बैठे कैंप के लोग खाना खा रहे थे। रोज की तरह मध्यम सा शोर उठ रहा था और एक कतार में खास बात यह थी कि जगमोहन और महाजन साथ साथ बैठे थे। खाना खाने के दौरान धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वांटेड अली के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।